दोस्तों, आपको इस वीडियो में गाज़ा और इज़राइल को लेकर यूएन ने जो चेतावनी जारी की है, वो काफ़ी डराने वाली है और क्या कुछ कहा है इन दोनों के बीच में जो युद्ध है उसके बीच। ये आपको बताते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि गाज़ा इज़राइल के बीच में 1.5 सालों से ज़्यादा वक्त से जंग जारी है। इज़राइली नेता ये चाहते हैं कि हमास पूरी तरह से सरेंडर कर दे और साथ ही बंधक भी लौटा दिए जाएं और इधर हमास है कि चुप्पी साधे बैठा है और इनके दुश्मनी का सीधा असर पड़ रहा है गाजा पट्टी के लोगों पर। इजराइल ने मार्च में यहां पर फूड और फ्यूल सप्लाई पर रोक लगा दी थी और अब यहां पर भारी दबाव के बाद हल्की राहत भी मिली, लेकिन ये गर्म तवे पर पानी के छींटे जैसी है। इस सब के बीच में 19 मई को संयुक्त राष्ट्र ने यह चेतावनी दी कि जल्द मदद नहीं मिले तो 48 घंटों में 14,000 बच्चों की जान जा सकती है। हो सकता है कि जब तक आप ये खबर पढ़ रहे हो या जब तक आप तक ये खबर पहुंची हो तब तक वहां पर ऐसे इंसिडेंट हो भी गए हो। तो फिर क्या वॉर क्राइम का आरोप लगा रहा इजराइल को कमजोर कर सकता है यूएन, या फिर केवल वार्निंग ही देता रह जाएगा? सवाल तो आपके मन में ये भी उठ रहा होगा। 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायली नागरिकों पर हमला करते हुए हजारों जानें ली थी, जबकि सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया और इसके बाद से तेल अवीबी लगातार गाजा पर हमला कर रहा है। हमास पर दबाव बनाने के लिए मार्च में गाजा पट्टी की जो नाकाबंदी है, नाकाबंदी भी कर दी गई थी ताकि हमास पर कब्जा हो और गाजा पट्टी को नाकाबंदी कर दी जाए। सालों से गाजा पट्टी एक खुली जेल की तरह है। वैसे ही ये घेराबंदी लगभग 18 सालों से जारी है, जब से हमास ने गाजा की सत्ता संभाली है। और इसके जो आतंकी संगठन घोषित किए गए हमास है, उसमें होते हुए इजराइल ने उत्तर और फिर पूर्व से बॉर्डर सील कर दिए। इसमें बंदरगाह है, हवाई अड्डा है, ये तो बंद कर ही दिए गए। साथ ही जरूरत की चीजों के लिए जो आने जाने पर भी कड़ी निगरानी रखी जाने लगी कि कुछ खान पीने की भी सामानें नहीं जा सकती। मिस्र ने भी रफा क्रॉसिंग को कड़ी कंट्रोल में रखा हुआ है और एक दशक से चली आ रही नाकेबंदी में गाजा लगभग खुली जेल में तब्दील हो गया है। ना यहां से लोग जा सकते हैं और ना ही बाहरी लोग यहां आ सकते हैं। मार्च में इजराइल ने बची खुची आजादी भी खत्म करते हुए सप्लाई पर रोक लगा दी थी और इसके बाद से तबाही मची हुई है। कम जगह में घनी आबादी और उसके अलावे लोगों के खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं। दरअसल ये जो है गाजा लगभग 40 किलोमीटर में फैला इलाका है, मात्र 40 किलोमीटर। और यहाँ हर 40 किलोमीटर में औसत देखें तो 6,000 लोग बसते हैं। लंबे समय से चली आ रही नाकेबंदी के बीच में इनके पास न तो अब काम बाकी है, न ही बाहरी मदद मिल पा रही थी। और इसी में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार के प्रमुख हैं टॉम फ्लेचर। उनका बयान आया कि अगर 48 घंटों के भीतर मदद न मिले तो 14 से 18,000 बच्चों की मौत वहां पर हो सकती है। दबाव के बीच में इजराइल ने नाकेबंदी में हल्की राहत जरूर दी थी और राहत देते हुए कुछ टर्कों को भीतर जाने दिया, लेकिन इस पर भी विवाद हो रहा है। यूएन के अगर माने तो फिलहाल गाजा की जरूरत रोज 500 टर्कों की है, मतलब जो खाने पीने के सामान हो, जबकि इजराइल 5 से 10 टर्कों की ही मदद पर ही हाथ रोक रहा है। समझिए कहाँ 500 और कहाँ 4 से 5। बच्चे इस तरह से त्रासदी में सबसे ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं। गाजा सरकार ने इसी महीने की शुरुआत में कहा था कि उनके यहाँ पर लगभग 3 लाख बच्चे भुखमरी की वजह से मौत के मुहाने पर हैं। साथ ही करीब करीब 11 लाख बच्चे कुपोषण से जूझ रहे हैं और यही हाल वयस्कों का भी है। और हर 5 में से एक अडल्ट यानी वयस्क भुखमरी का शिकार है। और ये गाजा की तरफ से खुद बयान दिया गया। क्या होता है भूखमरी में? तो यहाँ पर भूखमरी का मतलब ये है, एक दो रोज खाना न मिलने से नहीं है, बल्कि लंबे वक्त तक जरूरत से कम पोषण मिलने से है। काफी समय से आप कम पोषण तत्व ले रहे हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि शरीर 3 हफ्तों तक बिना खाए जी सकता है और ये भी 3 स्टेज में आता है। जैसे ही आप खाना छोड़ते हैं तो ये पहला चरण शुरू हो जाता है।
दूसरे स्टेज में शरीर अपने ही फैट को इस्तेमाल करके काम चलाता है, जो शरीर में फैट है, वसा जमा है, उसी का इस्तेमाल करता है। और तीसरा फेज खतरनाक है, ये वो वक्त है जिसमें शरीर में वसा का सारा इस्तेमाल कर चुका होता है शरीर, और वो अपनी ही मसल्स को, हड्डियों को सोखने लगता है, अपने ही मसल्स को खराब करने लगता है। और इसे खाने की प्रक्रिया कह सकते हैं आप इसे, इस तरह की होती है थर्ड स्टेज। बच्चों के साथ ये प्रक्रिया ज्यादा तेजी से होती है। अल जजीरा ने यूएन की एक रिपोर्ट दिया था और इसमें हवाला देते हुए ये बताया था कि इस साल अब तक 9,000 बच्चे गंभीर कुपोषण के चलते अस्पताल पहुंच चुके हैं। इसमें इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अस्पताल तक भी नहीं ला जाया जा सके, उनकी मौत हो गई। इनमें से जो जन्म लिए और उससे 2 साल के बच्चों तक की स्थिति ज्यादा खराब है। ये वही टाइम पीरियड है जिसमें बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए पूरा पोषण तत्व जरूरी होता है, लेकिन उसे मिल नहीं रहा। अब ये अंदाजा और ये अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में गाजा पट्टी के बच्चों में कई कमियां भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो बच्चे जन्म लेंगे उन्हें पोषण तत्व नहीं मिलेगा। अगर जीवित भी रहे तो इन फ्यूचर इसका परिणाम बुरा होगा। इजराइल इस बात से इनकार करता रहा है कि गाजा में खाने की कमी है। इजराइल का कहना है कि वो तब तक नाकेबंदी नहीं हटाएगा जब तक कि हमास की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिल जाता। हालांकि इस बीच में तेल अवीव ने थोड़ी रियायत देते हुए कुछ ट्रक फूड जाने की और फूड सप्लाई भीतर जाने की इजाजत दी थी, लेकिन ये काफी नहीं है। क्या इजराइल को मजबूत किया जा सकता है? सवाल अंत में ये भी समझिए, जेनेवा कन्वेंशन हुआ था 1949 में और इसके तहत इस पर सीधा नियम है, नागरिकों को भूखा रखना जंग का तरीका नहीं हो सकता। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे आईसीसी के नाम से आप जानते हैं, ये भी आबादी को भूखा रखने को वॉर क्राइम मानता है। दोनों का आरोप है कि इजराइल भुखमरी को बार्गेनिंग का तरीका मान रहा है ताकि दबाव में आकर हमास सरेंडर कर दे। तो ये इनडायरेक्ट तौर से वॉर का तरीका। लगातार हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं और इसी हालात को बिगड़ते देखते हुए आईसीसी ने हमास लीडर मोहम्मद तैफ समेत इजरायली लीडर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट निकाल दिया। लेकिन ये जो तरीका है वो कारगर नहीं है। असल में इजराइल इंटरनेशनल कोर्ट का हिस्सा नहीं है, आईसीसी का। ऐसे में वहां के नेता की गिरफ्तारी कोर्ट के आदेश के तहत हो ही नहीं सकती है। और यही हाल यूएन का भी है। वो भी इस बात को कर रहा है, चेतावनी भी दे रहा है, लेकिन कुछ ठोस नहीं कर पा रहा है। तो ये ऐसे कुछ स्थिति बनी है गाजा, इजराइल और ये हमास के इलाकों के बीच में। अगर आपको जानकारी सही पहुंची हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आसान भाषा में अगर समझ में आए तो जरूर कमेंट कीजिएगा।